बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स एंड द टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। ओके सो अगर हम अपने टॉपिक की तरफ गौर करें तो बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है और दूसरी रेस्पिरेशन जो होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है। अगर हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करें ना तो उसमें हम सिंपली कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि उसमें आपके जो है वो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये किधर हो रही है, सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। सो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस होते हैं? बेसिकली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स में आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है और कुछ स्टेप्स में आपको रिडक्शन देखने को मिलती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का पर्पस क्या होता है कि आपने लिविंग सेल्स को जो है उन्होंने एनर्जी जो है लेनी होती है। किसके जरिए लेनी होती है? जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ब्रेक डाउन करके। ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करके एनर्जी को ऑब्टेन करना या एनर्जी को रिलीज करवाना क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके अलावा काइंड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह की सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में जो डिफरेंस है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अगर तो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, और अगर तो आपकी रेस्पिरेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब अगर तो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑर्गेनिज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया अगर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो तब भी एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर जो प्रोसेसेस या स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। सो इस वजह से हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस भी जरूरी है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का होना ना होना मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑब्वियसली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एंटर ही नहीं होता और इसके जो फर्दर स्टेप्स या बाकी स्टेप्स या प्रोसेसेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ऊपर बात की कि इसमें हम क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। वो ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी हो सकता है, लिपिड की फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोटीन्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसा कि हमें पता है क्या हमारी बॉडी जो है वो प्रेफर करती है एनर्जी के तौर पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करती है, देन लिपिड्स को प्रेफर करती है एंड देन जो है वो प्रोटीन्स को प्रेफर करती है। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जिस ऑर्गेनिक मैटर की हम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं दैट इज द ग्लूकोज। सो द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जनरली अंडरगोज द ब्रेक डाउन इन सेलुलर रेस्पिरेशन इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इज ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज की हम ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज की फॉर्म में लेंगे। इसी वजह से ग्लूकोज को जो है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल का नाम भी दिया जाता है। फ्यूल का वर्ड जो है वो रिलेट करता है एनर्जी के साथ, और रेस्पिरेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में जो है वो इन्वॉल्व है और उधर जो है वो एनर्जी रिलीज करवा रहा है, दैट्स वाई हम इसे रेस्पिरेटरी फ्यूल का नाम भी देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। वो सिमिलैरिटीज क्या हैं? अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले स्टेप्स की बात करें ना तो पहला स्टेप हमारे पास होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि ग्लाइको निकला है ग्लूकोज से और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन वो क्या होगा कि हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस का। अगर हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें ना तो ये ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस जो होता है वो दोनों में सेम होता है। अच्छा, अब ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है? वैसे तो ये एक बहुत लंबा रिएक्शन है, यानी कि इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन अगर हम इसके एंड प्रोडक्ट की बात करें ना तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरोवेट के। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस वाला वो दोनों में सेम होता है। सो कहते हैं द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट सेम इन विच इट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। दिस कॉमन स्टेप ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, अगर तो ये स्टेप सेम है तो फिर हम किस बेस पे जो है वो इनमें डिफरेंस करते हैं? हम इनमें डिफरेंस करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे। अगर तो ऑक्सीजन प्रोसेस है तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस के पास फर्दर जो रेस्पिरेशन होगी वो एरोबिक होगी। अगर तो आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फर्दर जो होगी वो। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म।
कि आपका ग्लाइकोलिसिस के बाद सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे आपका जो प्रोसेस है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि ऑर्गेनिज्म की टाइप पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जैसा कि मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया का होना भी जरूरी है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, यानी कि बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है वो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि उधर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। सो अगर ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल है तब भी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्दर स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के पे, और दूसरा डिपेंड करते हैं वो ऑर्गेनिज्म की टाइप के ऊपर। अगर तो उसके सेल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तब जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले स्टेप्स परफॉर्म होंगे, और अगर नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस होंगे। अच्छा, अब हम कंडीशंस देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो तब क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो तब क्या होगा। सो कहते हैं कि इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एरोबिकली। सो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले होंगे, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि तमाम प्रोसेसेस के होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में वाटर रिलीज होता है, और साथ में एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारा पर्पस था, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट थी। कितनी होती है? 36 एटीपी होते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और 38 एटीपीज होते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए ना, तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होती है, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट आपको तब मिलते हैं जब ये 4 स्टेप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, जो कि सेम है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। सो ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन आपका जो पायरोवेट है वो एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड देन वहां पे जो है फर्दर स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, एंड देन क्रेब्स साइकिल, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है देन क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होंगे वो एनएरोबिकली होंगे। सो यहाँ पे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है या तो वो लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, और कुछ के अंदर जो है वो इथानॉल हो सकता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कुछ अमाउंट में, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होती है? जस्ट 2 एटीपीज होते हैं। अच्छा, इस जो है ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं। इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का? एनर्जी लेना। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हमें बहुत कम मिल रही है तो इस वजह से हम जो है वो इसे इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 4 स्टेप्स या 4 फेजेस में कंप्लीट हो रही थी, इसी तरह एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो है वो 2 पाथवे होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, या अगर तो जो है वो फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होगा तो उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं उस प्रोसेस को। कब देते हैं? अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर तो इथानॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो उस प्रोसेस को जो है वो हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इथानॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। सो इफ द फाइनल प्रोडक्ट इज इथानॉल देन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम